बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर शो गपशप और मैं हूँ आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन। और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर। और मैं हूँ अनम गौहर। माय नेम इज यूनुस खान और मैं IMF का कर्जदार हूँ। जी हम सब हैं वैसे। जी और IMF ने एक बड़ी अच्छी बात की है। उन्होंने कहा है जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, आपके इमरान खान साहब, उनको प्रेज किया है कि जो 10 बिलियन सुनामी ट्री का इनिशिएटिव इमरान खान साहब लाए थे, ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है बिकॉज डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो पोल्यूशन हुई है उसको केटर किया है इस 10 बिलियन ट्रीज के प्रोजेक्ट ने। तो तालियां होनी चाहिए। IMF ने ये बयान जी प्रेज किया है। एंड हैविंग सेड दैट, मैं आपको बताऊं, मेरे कायद शहबाज शरीफ साहब ने कहा कटवा दिए क्या? दरख्त कटवा दिए? नहीं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। देखें, वो जो है वो जो आपकी जो पार्टी है ना, उसको कटा दिए, उसके लोग कटा दिए, लेकिन दरख्त नहीं काटे। मैं आपको बता रहा हूं मेरे कायद ने क्या कहा। मेरे कायद शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि मैं अवाम को अपने कपड़े बेच के आटा मुहैया करूंगा। जी, आपका क्या टेक है, जल्दी से बताइए। मेरा इस पे आज टेक ये कि नो कमेंट्स। ओके जी, आप बताइए सना। यूनस, मैं आपको एक बात बताऊं, जिस स्पीड से जो है वो आटे को पर लग गए, मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ साहब अगर अपने कपड़े बेचने पर आए तो मुझे नहीं पता कि क्या क्या मजीद बिकेगा। नहीं, देखें, वो बोला मैं अपने कपड़े बेचूंगा, और कोई हल्के सूट्स नहीं पहने हुए, महंगे सूट्स हैं। जेम्स बॉन्ड के जो सूट्स हैं ना, उस लेवल के हैं। लेकिन ये अवाम है। जब लड़का प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा था ना, हमारे जो कायद शहबाज शरीफ साहब है, वो जेम्स बॉन्ड, मेरा लड़का, मेरा कायद शहबाज शरीफ साहब, जेम्स बॉन्ड की फोटो ले लें और शहबाज शरीफ साहब की फोटो ले लें, देखेगा उनका सूट ज्यादा महंगा है। जी मुझे ये समझ नहीं आ रहा, कपड़े आप खरीदेंगे फिर बेच देंगे, यानी कि आप पहनेंगे नहीं, क्योंकि आटा खाने का है तो वो तो मतलब खत्म ही नहीं होगा ना, ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। ये होता है, तो कब तक वो ये सब चीजें मतलब खरीदते रहेंगे और बेचते रहेंगे? माफिया को कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब इमरान खान साहब बल्ले पे साइन करके बेचते थे ना, डोनेशन के लिए, चैरिटी के लिए, जिसके लिए भी। तो कायद, जो मेरे कायद, उन्होंने कहा मैं अपने सूट को उतारूंगा, उस पे साइन करूंगा और मैं बेच दूंगा। मतलब एक मेटाफर है कि मैं अपने आप को बेच सकता हूं अपने अवाम के लिए। ऐसा लीडर हमें चाहिए, लेकिन मैं शर्मिंदा भी हूं। हमें किडनी चाहिए। किडनी चाहिए? किडनी क्यों चाहिए? किडनी महंगी बिकेगी ना। अच्छा, ये कि आप मेरे कायद की किडनी बेचे? देखिए, ये दिस इज वेरी रूथलेस बिहेवियर। बट मैं एक बात पे शर्मिंदा हूं जी। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है जी, अब ये गाड़ी से मुंशियात पकड़ी गई क्या? जी, गाड़ी से मुंशियात पकड़ी गई क्या? प्लीज पुराने मुर्दे आप मत निकालें, ठीक है? मैं आपको बता रहा हूं कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि शहबाज शरीफ के पसीने से पाकिस्तान की खुशबू आती है। तो ये मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं। कैसे एक्सप्लेन करूं, उन्होंने क्यों कहा है, बट मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ये तो सुना था कि अगर आप विलेज से, यानी कि आप कराची में आते हैं, तो वो खुशबू आती है एक अच्छी सी, मतलब आपको पंजाब की खुशबू आती है। लेटर्स में भी आती है। मतलब मेरी अम्मी लोग बताते थे कि जब कोई मतलब पंजाब से कोई आता था तो वहां से जब कोई लेटर्स आते थे तो बहुत खुशबू आती थी। ये तो सुना था। अब ये बंदे से खुशबू आ रही है, ये समझ में बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क। मैं कैसे डिफेंड करूं इस बात को, लेकिन उन्होंने कहा है, हम कहते हैं चले ठीक है, हम कोशिश करेंगे। मैं नहीं कोशिश करूंगा सुनने की, बट उन्होंने कहा है तो लेट्स सी, बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क। चले एनीवेज, इस बारे में हम कुछ ना बोले तो कदरे बेहतर। बोलना पड़ता भी नहीं है। आप क्या कहती हैं? मैं ये काफी ज्यादा हैरान हूँ, परेशान नहीं हूँ, हैरान हूँ। मसला ये है कि ये इतने ज्यादा रेकलेस स्टेटमेंट्स कौन दे रहा है? पहले कपड़े बेच रहे हैं, फिर पसीना आ रहा है। ये करना क्या चाह रहे हैं? ये मुल्क चला रहे हैं और कुछ ये गर्मी शूट करना चाह रहे हैं। ऑलरेडी मुल्क में हीट वेव आया हुआ है, प्लीज थोड़ा ख्याल करें। और ये ही इज फाइंडिंग अ वेरी सेफ एस्केप, क्योंकि देखें, अगर आपको अपनी आवाम का ख्याल रखना है तो इस तरह की बातें करके जो आप नॉन इंटेलेक्ट लोग हैं ना, शायद उनको आप अपना ट्रैप में डाल सकते हैं। लेकिन जो समझदार हैं, जिन्हें इस चीज़ का पता है कि इस जुमले के बिना भी, इन लफ्ज़ों के जाल को बुने बिना भी आप अपने आवाम का बहुत ख्याल रख सकते हैं, और आप ही रख सकते हैं, और आप ही को रखना है ना। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं बताता हूँ क्या राज की बात है। देखिए, हीट वेव आ रही है, जी, गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, वो कपड़े उतारे, वो बेचे, आवाम को आटा दिया। सिंपल एज इट इज, ठीक है? बट आपको एक और बताऊं, ईद पे अभी रिसेंटली पाकिस्तान की 6 फिल्में रिलीज हुई जो पिछले 3 साल से रुकी हुई थी। कुछ बनी थी, कुछ आफ्टर कोरोना बनी, लॉकडाउन बनी, बहुत अच्छा रहा फीडबैक मूवीज का। बट एक आप लोगों से सवाल है, इंग्लिश मूवीज है, इंडियन फिल्म्स तो बैन है हमारे मुल्क में। जो इंग्लिश 2-3 मूवीज आई और बड़े बड़े स्टूडियोज की जो फिल्म्स थी, तो उनकी वजह से, क्योंकि स्क्रीन लिमिटेड है हमारे पास, पाकिस्तान में जो मूवी की स्क्रीन्स है वो लिमिटेड हैं, तो जब एक हॉलीवुड मूवी आती है तो उसको स्क्रीन्स दी जाती हैं, बिकॉज उससे पैसा जनरेट होता है और आवाम जो है वो इंग्लिश फिल्में देखती हैं। बट सवाल यहाँ पैदा होता है, जो आप लोगों से मुझे आंसर चाहिए, वो ये है कि क्या हमारी पाकिस्तानी फिल्में, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जो जितने भी एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, एवरीवन, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट,
क्या इस काबिल हैं कि हम जो है वो इंटरनेशनल कंटेंट के साथ compete कर सकें? जी यूनस, इसमें मैं कुछ कहना चाहूँगी और वो ये है कि कोविड-19 के बाद यानी कि 2-2.5 साल के बाद मूवीज़ बनी है, ठीक है? तो कंटेंट बहुत अच्छा होता है, फैमिली माहौल होता है, कॉमेडी होती है, आई मीन आप फैमिलीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। मेरा सिर्फ एक ये सवाल है कि यानी कि ईद के तीसरे दिन मूवीज़ उतर गई, ठीक है? कि मतलब इंटरनेशनली मूवीज़ को जो है वो स्पेस देना था। मूवीज़ तो जो फारिग फिल्में थी वो तो उतरेंगी ना? जी, जो बिल्कुल बहुत ही बुरी फिल्म थी वो तो उतरेगी ना? हमारे पाकिस्तान में जितने भी डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो अपना जो अर्न कर रहे हैं वो ही फिल्मों पर लगा रहे हैं, ठीक है? उनके पास कोई मतलब कोई सेठ या कोई ऐसा कोई सपोर्टर नहीं बैठा हुआ जो उनको सपोर्ट करे, ठीक है? जो लोग कमा रहे हैं, आई मीन जैसे जितने भी दीगर प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, तो वो लोग अपनी फिल्मों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वो यहाँ पर अच्छा कॉन्टेंट लाना चाहते हैं। अब आप देखिए ना कि जितनी भी मूवीज आई हैं, मैं तो बहुत ज्यादा एंटरटेन होती हूँ। आप जितनी भी मूवीज हैं वो आप उठाकर देख लें, उसमें ऐसी कोई मतलब वो कोई वल्गैरिटी नहीं थी। मतलब आप फैमिली में बैठकर, बच्चों के साथ बैठकर आप देख सकते हैं। तो ये मेरा सिर्फ ये एक सवाल है सबसे, आई मीन जितने भी लोग हमारा ये प्रोग्राम देखते हैं और जितने भी लोग इस बात पे एग्री करेंगे तो जरूर हमें बताइएगा कि देखिए अगर लगी है तो एटलीस्ट 1 हफ्ता लगनी चाहिए थी और मतलब मजीद और टाइम देना चाहिए था, ताकि वो लोग भी बिजनेस करते हैं, क्योंकि इतना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो लोग भी मेहनत करते हैं हमारे लिए। वो एक चीज लाते हैं कि ईद पर जो लोग आई मीन छुट्टियां करेंगे वो देखेंगे इस चीज को। ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इनको देखना चाहिए। What's your take, Anam? So my take is मैं अपनी ऑडियंस से मुखातिब होकर कहना चाहूंगी, हम चले जाएं? आप सुन सकते हैं। आप सबसे भी है, लेकिन आप लोग तो अपना ओपिनियन देंगे, लेकिन क्योंकि ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन है पिछले बहुत टाइम से, वल्गैरिटी नॉन वल्गैरिटी पे तो मैं जाऊंगी नहीं, मैं कैटेगराइज नहीं करी। कंटेंट पे मैं थोड़ा सा बात करूंगी कि क्वालिटी, जी क्वालिटी कंटेंट बनता है और इवन यहाँ तक अच्छा बनता है कि वो बाहर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी जाता है और वहाँ पे नॉमिनेट भी होता है और बाज़-औक़ात प्राइज विनिंग भी होता है हमारा कंटेंट। और मैं सबसे बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन मैं एक चीज़ रिवील करना चाहूँगी, कुछ को पता भी होगा कि इंडिया वाले हमारा कंटेंट चुराते हैं, थोड़ा सा उसको फिल्टर करते हैं। बहुत सारे गाने, बहुत सारी मूवीज, बहुत सारे ड्रामास को लेके वहां से इंस्पायर होते हैं, थोड़ा सा स्टोरी को फिल्टर करते हैं और उसको अपने हिसाब से एग्जीक्यूट करते हैं, बट बेसिक स्टोरी लाइन, कॉन्सेप्ट, आइडिया हमारे कंटेंट से चुराया होता है। और ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। हम भी थ्रू आउट क्रिटिसाइजिंग इंडिया के अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, भाई उनको देखना चाहिए, उनसे इंस्पायर होना चाहिए। अरे वो कहाँ से इंस्पिरेशन ले रहे हैं कि आपने इस पे थोड़ी सी रिसर्चिंग की? वो बाज़-औक़ात नहीं बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और जब मैं इंडिया के लोगों के कमेंट्स पढ़ रही होती हूँ, उनका फीडबैक, इवन के जो हमारे कल्चरल गाने होते हैं जिसमें सारा एसेंस हमारे मुल्क का, हमारे ट्रेडिशन का, हमारे कल्चर का होता है, जो उनके नज़दीक शायद वो रिलेटेबल भी नहीं होता, लेकिन उसको इतना पसंद करते हैं, इतना सराहते हैं, दैट मीन्स कि वो चीज़ उनको अच्छी लगती है। कीपिंग दैट नफरत एक तरफ के, उनको हमारे मुल्क से इशू, मुल्क से नहीं, हमारे यहाँ की शायद पॉलिसीज से हो सकती हैं प्रॉब्लम्स, लेकिन हमारे मुल्क से तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ अच्छी लगती है कि अगर कोई चीज़ आपको किसी मुल्क की अच्छी लग रही है और आप किसी से इंस्पायर हो रहे हैं, देयर इज़ नथिंग बैड, नथिंग रॉन्ग इन दैट। लेकिन वो क्या कहते हैं, क्रेडिट लाजमी दिया करें, ताकि हमारे जहाँ पे लोग हैं जिनको इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, कि वो बहुत सारी चीज़ें हमसे सीखते हैं। तो क्योंकि सीखने का प्रोसेस, उनके अपने एक बड़े फेमस हैं जो अमिताभ बच्चन साहब बोलते हैं कि भाई मैं तो अभी तक सीख रहा हूँ, और अगर जिस दिन आपने ये बोला कि मैंने सब सीख लिया तो उसी दिन से आपकी तबाही शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। ब्रेक का टाइम हो गया। मैं चाहूँगा कि सना आप भी इस टॉपिक पे अपना ओपिनियन दीजिए, तो इंतज़ार कीजिए। अगर आप सुनना चाहते हैं कि सना के पास राज की बात है, मैं बता रहा हूँ ये इंडस्ट्री की बंदी है, फिल्म इंडस्ट्री की बंदी है, और अगर आप जानना चाहते हैं तो इंतज़ार कीजिए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। सना, ब्रेक से पहले मैंने सवाल किया था कि क्या पाकिस्तानी मूवीज़ का जो कंटेंट है वो इंटरनेशनल मूवीज़ के कंटेंट के साथ compete कर सकता है? आपका जवाब चाहिए। नो। नहीं, ऑन अ सीरियस नोट सना प्लीज आवाम को थोड़ा सा तो कुछ बताएं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अफसोस होता है जब मैं इस तरह की बात करती हूँ कि हमारा जो अफसोस के साथ जो हमारी फिल्म्स बन रही हैं, हमारे यहाँ पर जो जितने भी हमारे यहाँ एक्टर हैं, उन्होंने कहा, बहुत, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन मैं उनका सिर्फ एक बयान बता रही हूँ। उन्होंने कहा कि भाई हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है वो देखना जो चाहती है हम वही बना रहे हैं, ऐसा है। ये इनका जो है, ये खुद का बयान है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो उन्होंने कहा था। पता नहीं एक फिल्म में जवानी, पता नहीं कौन सी इनकी दीवानी, खैर इस पर जो है उन्होंने ये बात कही थी। फिर जब आपने देखा जो टर्किश ड्रामे हैं,
एग्जैक्टली टर्किश ड्रामे जब यहाँ पर आए, बहुत सारे लोग जो है वो, मुझे लगता है इंडिया तो मैं समझती नहीं हूँ उसे कुछ, इंडिया की जो इंडस्ट्री, एग्जैक्टली इंडिया की जो इंडस्ट्री है अब वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। वो था एक जमाना जब हम जो है ना वो देखते हैं, अब बहुत सारे लोग जो है वो टर्किश फिल्म्स देखना ज्यादा पसंद करते हैं, टर्किश ड्रामे देखना ज्यादा पसंद करते हैं। ड्रामे जो है, जैसे पहले किसी जमाने में एक यूं स्टार टाइप का चैनल था, उस पे जो ड्रामे आते थे एग्जैक्टली, अब लोग जो है वो टर्किश ड्रामे देखना पसंद करते हैं। हाँ, तो आप ये देखें कि क्या हम, मतलब ऐसी क्या चीजें जो हम खुद नहीं बना पा रहे। मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट तो बहुत है, जो फिल्म्स है ना, मेरा एक ओपिनियन में भी आई एम रॉन्ग, जो मूवीज हैं, जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो एक प्रोडक्शन वैल्यू देते हैं, जी, वो अगर अमीर हैं, उनके पास कंटेंट थर्ड क्लास है, ठीक है, स्टोरी नहीं है, स्क्रिप्ट नहीं है, परफॉर्मेंसेस नहीं है। और व्हेन इट कम्स टू एक जो नॉर्मल है, जो गरीब है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते प्रोडक्शन वैल्यूज इन अ मूवी, उनके पास कंटेंट स्ट्रांग है। तो ये जो बैरियर है ना बीच पे, इसको खत्म करना है, अच्छे कंटेंट वालों को बड़े प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर से मिलवाना है, सो दैट के कंटेंट भी अच्छा हो, प्रोडक्शन वैल्यू भी अच्छी हो। इंशाल्लाह अभी बहुत न्यू इंडस्ट्री है हमारी। मुझे इससे छोटी सी एक मेमोरी याद आ गई कि हमारी इसी मुद्दे पे बहस हो रही थी हमारे, आप तो सब थे वहाँ पे, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाह रही हूँ कि हम उनके साथ थे, अपने बॉस के साथ थे, और हम इसी एक मुद्दे पे डिस्कशन कर रहे थे। आप सबको याद होगा कि भाई लोग तो वही बना रहे हैं जो देखना चाहती है हमारी आवाम, क्योंकि लोगों को पता है जो उनको चाहिए वो बनाएंगे तो ही पैसा मिलेगा ऑब्वियसली। तो कोई भी, देयर इज नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड, तो हर कोई अपना मफाद और अपना मकसद देख के वैसे ही कंटेंट प्रोड्यूस करता है, मीनिंगलेस हो तो भी चलेगा, अवाम को पसंद आ रहा है, ठीक है, गो अहेड। तो जब हमने बॉस को कहा कि भाई देखें अवाम ये देखना चाह रही है, तो उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात की थी जो मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, कि उन्होंने कहा था कि हमें वही तो चेंज करनी है, हमें अवाम जो है उसकी सोच को तब्दील करना है। बिल्कुल, इट विल टेक टाइम, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा। और हमने उस चीज़ का अज़म उठाया। हम इसलिए बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे जोर देते हैं कि हम अवाम जो एक स्टीरियोटाइप बन गई है ना कि मार धाड़ जुल्म सितम, उस वाली एक हमने ट्रेंड को, उस चेन को ब्रेक करना है। सो दिस इज आवर इंशाल्लाह डू दैट। सो अपने टॉपिक को थोड़ा सा मोल्ड करते हैं और आते हैं अपने, जहाँ मुल्क की बात हो रही है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात हो रही है, तो क्यों ना थोड़े से प्राइड की बात की जाए। और हमारे मुल्क में ऐसे बहुत सारे नौजवान लड़के हैं जो आए रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा अचीव करते हैं कि हमें उस पर फ़ख्र होता है। और बहुत सारे हमारे मुल्क के ऐसे लोग हैं जिनका नाम भी गिनीज में दर्ज है ड्यू टू देयर अचीवमेंट्स, ड्यू टू देयर यूनिक अचीवमेंट्स, और बहुत कम उम्र में। तो एक आदमी है 32 साल, जिनका नाम सरबाज खान है, उनका ताल्लुक हुंजा के इलाके अलीबाद से है। उन्होंने जितनी भी इस दुनिया की 14 मोस्ट हाईएस्ट पीक्स हैं, उनको उनमें से 10 जो हाईएस्ट चोटियां हैं उनको पार कर लिया। पहले तो मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी, बिल्कुल वेरी नाइस। और सिर्फ यही नहीं, मैं आपको ये भी बता दूं कि हर इंडिविजुअल चोटी की जो हाइट थी दैट वाज मोर देन 8000 मीटर्स अबव। और सिर्फ यही नहीं, ये जो सरबाज खान नामी बहुत ही माशाल्लाह से काबिल और होनहार इंसान है, इन्होंने तीसरी बुलंद तरीन चोटी, जिसका नाम काफी कॉम्प्लिकेटेड सा है, केंचनजुंगा को भी पार करने में माशाल्लाह से ये कामयाब हो गए। और ये हमारे मुल्क के लिए एक बहुत माशाल्लाह से बहुत प्राउड मोमेंट है। एग्जैक्टली, आप सही कह रही है। मुझे जब भी इस तरह की कोई न्यूज़ होती है, मुझे अली सद पारा साहब की जो है वो याद आ जाती है कि किस तरह से उन्होंने जो है वो, जहां देखे ना कि कोई नहीं, केटू की जो है वो उस हद तक वो पहुंच गए थे पहाड़ी पर जहां पर ऑक्सीजन का जो लेवल था वो बिल्कुल गिर चुका था। लेकिन सीरियसली तारीख हमेशा जो है वो अली सद पारा को याद करती रहेगी। उनके बेटे ने जो है वो अभी अपने वालिद साहब को जो है वो ट्रिब्यूट पेश करने के लिए कहा है कि अब जो मेरे जो वालिद है वो जो काम नहीं कर पाए हैं, मैं इंशाल्लाह जो है वो इसे मुकम्मल जरूर करूंगा। और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि ये जो एक केटू की पहाड़ी, ये जो पूरी सर करने का मिशन है ना, ये पाकिस्तान ही पहले करेगा। आई वांट टू आस्क यू अनम कि देखें, ये जो माउंटेन पे पीक्स पे पहुंचने का, ये एक तो मुल्क का नाम रोशन होता है, एंड देन फिर आपको स्पॉन्सर्स भी मिलते हैं। ये अच्छा एक प्रोफेशन, अच्छा प्रोफेशन है। बट व्हेन इट कम्स टू दिस मैन सरबाज खान साहब, when he started, just to know about him more थोड़ा सा, क्योंकि मैंने बोला कि दुनिया की जो 14 हाईएस्ट पीक्स हैं उनमें से 10 ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुके हैं, और अभी हाल ही में इन्होंने केंचनजुंगा को भी क्रॉस कर लिया। जो इन्होंने ये जो प्रोसेस था 2016 में स्टार्ट किया था, तब से कर रहे हैं। और ये सोचे कि इतने डाई हार्ड पैशनेट होंगे इस चीज के लिए, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है। ये नहीं कि मतलब मैं चलेगी, मैं गेम खेलने चलेगी अपने मैच या ग्राउंड की, ये एक बहुत, ये दिखने में, ये क्लाइंबिंग बहुत दिखने में भी नहीं, वैसे तो इजी लगता है, लेट मी टेल यू, सिर्फ वो कंप्यूटर गेम्स में इजी लगता है और फैसिनेटिंग लगता है। ये रियल में करना मतलब बहुत ज्यादा, इसके लिए वो हौसला चाहिए। एक ऑब्जर्वेशन है कि हम तो एक आम लोग हैं ना, वी आर नॉट दैट मच ट्रेन्ड, और हम लोग मतलब कि इतना गलीज चीजें खा रहे पी रहे होते हैं, तो हमारी तो बॉडी इतनी अच्छी नहीं है।
तो स्टैमिना भी इतना अच्छा नहीं है। तो हम लोग जब नॉर्मल पहाड़ पे जाते हैं जैसे जस्ट टू स्पेंड वेकेशंस, वहां हमें ऑक्सीजन का इशू होने लगता है, हमें सांस का प्रॉब्लम होने लगता है। Exactly. एंड नाउ रियलाइज कि एक बंदा जो हाईएस्ट 8000 मीटर्स को बच्चों का खेल थोड़ी है, तो वो अगर वहां पे पहुंच गए, वहां पे ऑक्सीजन कितना स्टैमिना होगा उनका। बट हैविंग सेड दैट ही इज फ्रॉम हुंजा, राइट? तो उनकी जो एक अपब्रिंगिंग है ना, वो वैसी सर्द वाले इलाकों में होगी, तो दैट इज वन ऑफ द रीजन उनका बोनस पॉइंट है टू अचीव सच माइलस्टोन्स। लेकिन एक चीज और भी यूनस कि ये जो एथलीट्स वगैरह होते हैं और ये जो जिनके इस तरह के शौक होते हैं, क्लाइंबिंग या कैंपिंग, ये कोई आसान शौक नहीं, और ये हर बंदा इस तरह के शौक नहीं रखता। इनका जो लाइफस्टाइल होता है और इनका जो डाइट होता है वो बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होता है ना, ये आम लोगों की तरह हर चीज खा सकते हैं जी। तो इनकी लाइफ हमसे थोड़ी मुश्किल होती है। एग्जैक्टली, यानी कि हाँ, इतनी सब चीजें आसान नहीं होती, इनकी डाइट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है। जैसे कि आप लोगों को मैं एक बता देती हूँ कि कीटो डाइट की हमेशा हम बात करते हैं। मैं कहती हूँ जो भी इंसान कीटो डाइट करता है उसको पकड़ के पीटो, क्योंकि आप लोग कीटो डाइट करते तो पूरा पूरा मंथ करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं होता कि कीटो डाइट में आपकी जो कैल्शियम है, जो आपकी वो कहते हैं विटामिन सी हो गया या विटामिन डी हो गया, बिल्कुल खत्म होना शुरू हो जाती है। तो सिर्फ और सिर्फ 10 दिन किया करें और 20 दिन अपनी नॉर्मल डाइट पर आप लोग अपना जो वेट है या जो भी आप एक्सरसाइज है वो आप लोग किया करें। 20 दिन पराठे खा सकते हैं? नहीं, पराठे नहीं यूनस, मतलब आप दूसरी रोटी खा सकते हैं, देसी घी के साथ खा सकते हैं। एग्जैक्टली, मतलब देसी घी जो है वो आपकी डाइट में जो है वो आपको प्रोटेक्ट करता है, मतलब आपकी हड्डियां, आपका जो अंदर का जो सिस्टम है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, यानी कि आपको डेट्स और इन सब चीजों का जो है वो बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। और जैसे कि आपने बताया, ये बहुत अच्छी न्यूज है। ये चीजें सिर्फ देखने में आप लोगों को आसान लगती, मगर ये आसान नहीं होती। जिस इंसान को ये जुनून आ जाए ना कि ये मुझे काम करना है, वो करके बैठता है, चाहे उसमें स्टेमिना हो या ना हो। बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ guts and courage to do that. और last but not the least, मैं इनकी एक और अचीवमेंट आप सबके साथ शेयर कर दूं। 2019 में इन्होंने सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन के बगैर, वो जैसे हम जाते हैं ना हॉस्पिटल में पेशेंट्स को एक लगता है मास्क ऑक्सीजन के लिए, तो जी तो इन्होंने उसके बगैर नेपाल की एक बहुत बड़ी चोटी को इन्होंने पार किया, जिसका नाम है माउंट लोहस्ते। तो ये पहले वो इंसान है जो पहाड़ है ये हंसते रहते हैं। इनका नाम ऐसे बिकॉज़ दे आर ऑलवेज स्माइलिंग, क्योंकि जो भी आते हैं उससे मुस्कुराते हैं कि आप आ गए, यहाँ पे आना बहुत मुश्किल था। तो ये पहले वो इंसान बन गए जिन्होंने उस चोटी को भी पार कर लिया। वाह वाह, बहुत बड़ी बात है। वाकई ताली बनती थी, क्योंकि वाकई इतनी बैक टू बैक अचीवमेंट्स और इतनी कम उम्र में 32 साल, ठीक है शौक है, किसी ने जोर जबरदस्ती से नहीं करवाएगा, बट स्टिल अगर आपको भी लगता है कि आपके बच्चों में इस तरह का शौक है और वो करना चाहते हैं, तो प्लीज आई विल से कि ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उन्हें सपोर्ट करें जी। क्योंकि जब भी आप अपने बच्चे के शौक को मारने की कोशिश करेंगे और आप उसे कुछ और बनाने की कोशिश करेंगे, तो वो कभी भी उस चीज में उस फील्ड में एक्सेल या अकॉम्प्लिश नहीं कर पाएगा। सो ऑलवेज ये चीज ढूंढने की कोशिश करें कि आपके बच्चे को जो भी करना पसंद है उसमें उसको सपोर्ट करें। यहाँ पे वक्त है छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और ब्रेक पर जाने से पहले तो हम बहुत सारे मौजू के हवाले से बात कर रहे थे, और जो है वो हम इनके हवाले से भी बात कर रहे थे, जिनके बारे में अनम आज बहुत जबरदस्त न्यूज़ लेकर आई थी जी। अब जो मैं बात करना चाह रही हूँ वो बात करना चाह रही हूँ कराची के बारे में। हालांकि ये मतलब जब मैं कराची की बात करती हूँ तो मुझे भी कहीं ना कहीं हंसी भी आ जाती है कि बंदा कब तक बात करेगा और क्या क्या बात करेगा और कौन कौन से इशू के हवाले से और कौन कौन से इशू के हवाले से बात करेगा। लेकिन आज जिस मौजू के हवाले से, या ये कह दे कि जिस इशू पर जो है वो मैं आपकी नजर लेकर जाना चाहती हूँ या तवज्जो मरकूज करवाना चाहती हूँ, वो है जी कराची का कचरा। कराची के सियासतदान नहीं यूनस, मैं हकीकी कचरे की बात कर रही हूँ। जब भी मैं कचरे की बात करती हूँ, ना जाने क्यों मेरे को एंकर्स जो है वो सियासतदानों के पास जाते हैं। नहीं, ऐसा ना करें। I have never said that। हाँ, अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। कुछ कुछ बातें जो है वो कहनी नहीं चाहिए, दिल में भी रखनी चाहिए। अल्लाह जी, मैं न्यूट्रल हूँ। न्यूट्रल तो होना नहीं है, आपके कायद ने बोला या तो हक का साथ दें या तो बातिल का साथ दें। हक के साथ। अच्छा, नाइस। और जहां लगे गड़बड़ है वहां खामोशी भी बेहतर है। अच्छा, खैर, कराची के कचरे के बारे में बात कर रही हूँ, यानी कि हकीकी कचरे के बारे में मैं बात कर रही हूँ, जो कि आपको पता है एक ऐसा कराची का एक ऐसा मसला है जिस पर काम तो किया जाता है, लेकिन एक चीज समझ नहीं आती। वो ये है कि अगर आप किसी के बारे में या किसी भी चीज के हवाले से अगर आप काम करते हैं, या आपको जो आपकी जो विफाक है, जो आपको सूबाई बजट जो होता है उसमें आपको जब सड़कों की तामीर के हवाले से बजट
इशू किया जाता है, उस पे जो बजट होता है उसमें ही आपका जो है वो केएमसी डिपार्टमेंट भी आता है। यानी कि केएमसी डिपार्टमेंट जो कि आपके कराची के तमाम तर शाराएं, कराची की तमाम तर सड़कें, उस पे जो है वो सफाई सुथराई और जितने भी दीगर काम है केएमसी के जो इदारे में आते हैं वो जो है वो केएमसी के अंडर में होता है। लेकिन अब सवाल यहाँ आया है, रिसेंटली ये पता चला है कि कराची में जो है वो कराची दुनिया के उन शहरों में शामिल है जिसमें कचरा सबसे ज्यादा पाया जाता है। सवाल ये नहीं है कि कचरा कराची वाले करते बहुत है या कराची को ही कचरा बना दिया गया है। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या हमारे यहाँ पर ऐसा कोई टैलेंट नहीं है कि हम इस कचरे को जो है वो रिसाइकल करें। आप समझ रहे हैं? चाइना ने ऑफर तो कराई थी, उसके बाद क्या हुआ? रिजीम चेंज हुई। मैं इसी के हवाले से बात कचरे से एक दफा हमने रोड भी तो बनाई है, मैंने बहुत अपने और उसके बाद उस रोड का हाल क्या हुआ? मेंटेनेंस चाहिए ना, हर चीज केयर मांगती है। लेकिन यहाँ पर अनम सबसे बड़ी बात यह है कि आप कचरे से, जब मैं इस हवाले से पढ़ रही थी, कचरे से बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। ठीक है, कचरे में बेशुमार प्लास्टिक भी शामिल होता है, जितना आप लोगों को भी तमाम लोगों को पता है। प्लास्टिक भी शामिल है, जो कि अगर प्लास्टिक को आप रिसाइकल करें तो चाइना सबसे नंबर 1 जो है वो ऐसी इंडस्ट्री है जो कि कचरे में से प्लास्टिक को चुन के, प्लास्टिक के जर्रात को चुन के जो है वो रिसाइकल करके वो करोड़ों रुपए, मिलियंस जो है वो कमा भी रहा है। लेकिन पाकिस्तान हमेशा से पीछे, क्या ये साजिश है या मुदाखलत है? सवाल यहाँ है। मैं आपको जवाब देता हूँ। देखिए, बड़े बड़े जो शहर होते हैं ना, जी, टोक्यो ले लें, लंदन ले लें, कराची बहुत बड़ा शहर है। अगर आप कराची को ये कह रहे हैं कि कराची छोटा शहर है, मुझे लगता है आप भूल कर रहे हैं। आपने बात सुनी नहीं पहले जी, पहले बात सुन लिया करें। इसीलिए मैंने आपको पहले ही कह दिया कि अगर आप कर रहे हैं तो ये भूल है। जी, दूसरी बार भी आपने रोक दिया, आपने दूसरी बार भी नहीं सुना, तीसरी बार बोल रहा हूँ। ठीक है, बड़े बड़े शहर हैं, टोक्यो, न्यूयॉर्क, लंदन, मेयर सिस्टम होता है, ठीक है, नाजिम सिस्टम होता है। वही टैक्स जमा करते हैं, वही पैसा जमा करते हैं और वही शहर पे लगाते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सिटीज। हमारे यहाँ दूसरा वो भी है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोविंशियल हुकूमत है, तो वो पूरा डिवाइड करते करते कराची को शायद कुछ मिलता नहीं है। जब कराची में इंडिविजुअल गवर्नमेंट होगी, लोकल गवर्नमेंट होगी, तब जाके कुछ ना कुछ हल होगा। जब मैं सिलेक्ट करूंगा, हम 3 लोग कराची के रेजिडेंट हैं, हमने अनम को सिलेक्ट कर लिया। अनम, आपने देखना है, हम आपको महीने के 100 रुपए देंगे, हमें स्ट्रीट लाइट भी चाहिए, हमें पानी भी चाहिए, हमें कचरा भी नहीं चाहिए। तो ये करेंगी ना? इनको पता है कि हम 3 लोगों के पास पावर है कि हम हटा सकते हैं इनको। तो ये सिस्टम जरूरी है। ये कराची में तब लोकल गवर्नमेंट सिस्टम और अथॉरिटी और पावर मिलेगी, तब जाके ये सिस्टम सही होगा। कमिंग बैक टू इंडिविजुअल स्टैंड पे हम लोग क्या कर सकते हैं एज अ सिटीजन ऑफ कराची? What we can do, we can just ask people, जो हमारे साथ में जो लोग हैं, अगर वो कचरा फेंक रहे हो, हम उनको मना कर सकते हैं। This is what we can do। कोई स्पेस नहीं है कराची। देखें, एक चीज समझे, कराची बहुत बड़ा शहर है, यहाँ पे हर तरह के लोग हैं। पूरे पाकिस्तान का कोई भी एरिया होगा, वहां से कोई बंदा कराची में या उसकी फैमिली इधर होती है, क्योंकि कराची इज अ बिजनेस हब। ये पूरे पाकिस्तान को 70% दे रहा है, पाल रहा है पाकिस्तान। वो भी एक अलग बात है, बट मैं जो कहना चाह रहा हूँ ये है कि अनटिल अनलेस इंडिविजुअल स्टैंड नहीं होगा, हम लोग देखिए, गवर्नमेंट का काम है संभालना शहर को। अगर वो नहीं कर रही तो ऑप्शंस दीजिए, या तो गवर्नमेंट चेंज करें या तो फिर खुद पार में आए। What we can do as a citizen? मुद्दा अभी भी वहीं पर तड़प रहा है। मुद्दा यहाँ तड़प रहा है कि कचरा करना प्रॉब्लम नहीं है। अगर शहरी कचरा करते हैं, चले ठीक है, हम कब तक शहरी को कहेंगे कि आप कचरा ना करें? कचरा करना प्रॉब्लम नहीं है, कचरे को ठिकाने लगाना बहुत बड़ा इशू है। प्लास्टिक को तो रिसाइकल कर सकते हैं, आप केले को छिलके के साथ क्या करेंगे? आप जो पैम्पर्स हैं, जो कराची में इतनी आबादी है, जी, बहुत सारी चीजों से बहुत कुछ हो सकता है। क्या कर सकते हैं? अगर क्या हमारे यहाँ टैलेंट की कमी है? नहीं है ना। हम कचरे से सबसे बड़ा पाकिस्तान के अंदर इशू है, जो कि हम गुज़िश्ता बहुत सारे सालों से जो है वो इसमें सरवाइव ही करते आ रहे हैं, वो है यहाँ पर बिजली का इशू। और आपको पता है कचरे से बिजली बन सकती है, ये आप लोगों को भी पता है। लेकिन क्यों नहीं बना पा रहे हम लोग सिर्फ इसलिए कि हम लोग, जहां पर मैंने बात की थी मुदाखलत की, वो मुदाखलत के यही तो नहीं है कि यहाँ पर हमें कोई बनाना चाह नहीं रहा ऐसा मुल्क कि हम खुद अपनी चीजें बनाएं। सवाल यहीं पर है। कराची में इश्यूज नहीं है, हर जगह इश्यूज हैं। लेकिन कराची में हुकूमत तो 70 सालों से वही चल रही है। यूनस, सना बिल्कुल ठीक कह रही हैं और इस बात से बिल्कुल एग्री करूंगी। एक टीम बन जानी चाहिए जो कि कचरे को कलेक्ट करे और एक जगह पर जाकर डंप करे, और उसको जो भी रिसाइकिल करना है या जो भी चीज़ें बनानी है वो आप बना सकते हैं। उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूट जो है वो है आवाम का।
ठीक है, अगर अवाम आपके साथ है जी। और उस टीम के साथ मिलकर इस चीज के ऊपर एक इनिशिएटिव ले, तो मुझे लगता है कि कभी भी चीज जो है वो कभी अवाम का खराब नहीं होना हो सकती। काफी नहीं है, वी नीड ऊपरी सतह का या इसमें। एग्जैक्टली मैं टीम की वही बात कर रही हूँ कि ऊपर वाले लेवल पर अगर एक टीम बना दी जाए कि अगर आपके साथ अवाम भी आपके साथ अगर कॉपरेट करे, तो मुझे नहीं लगता कि ये कभी भी ये प्लान जो है वो कभी भी फेल हो सकता है। और जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था एक विलेज के हवाले से, 2 विलेज के हवाले से आप लोगों से मैंने अपनी स्टोरी भी शेयर की थी, तो उसमें भी लोगों का ही इनिशिएटिव है, यानी कि लोगों ने ही मिलकर जो है मतलब अपनी चीजें बनाई हैं और कचरे के ऊपर जो है वो बहुत ही क्या कहते हैं ना कि बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। आई जस्ट वांट कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? जी। पहले बिफोर आस्किंग द क्वेश्चन मैं कहूंगा मुस्तफा कमाल साहब यूज्ड टू डू दिस। जी। वो कचरा वो शहर से बाहर जलाते थे जाके, वो बहुत सफाई थी उस टाइम पे। बहुत सफाई वी शुड अप्रिशिएट जो काम अच्छा हुआ, ठीक है। लेकिन द क्वेश्चन इज my opinion was left, but it's okay, I'll ask. पूछें? कैन आई आस्क? जी जी। कि आप अगर फॉर एग्जांपल आपके घर में प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, ज्यादा पड़ी हुई हैं, कचरा है आपके पास, वी टॉक अबाउट प्लास्टिक क्योंकि रिसाइकल हो सकता है, तो एज अ यूथ आइकन आप आवाम को क्या टिप देना चाहते हैं? वन टिप ओनली, कि आप कैसे अपने कचरे को या कोई ऐसी चीज जो वेस्ट है उसको रिसाइकल करके यूज कर सके। जस्ट अ टिप टू दी आवाम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डन टॉकिंग, बस बहुत होगी बात। आई वांट रिजल्ट्स। कब हैं, कहाँ हैं, कब मिलेंगे, कब होगा काम? नताइज चाहिए। बातें तो बहुत हो गई और बातें तो होती रहेंगी। वी नीड एक्शन, प्लीज कम इन एक्शन, डू समथिंग, वी नीड टू सी द रिजल्ट्स। कहाँ है रिजल्ट्स? बातें बातें बातें, एवरीबडी इज डूइंग बातें। ट्रू। और रिसाइकल इस दुनिया के हर चीज होती है सिवाय वो जो पंचक्की के पंखे होते हैं, उसको दफनाना पड़ता है, ठीक है, वो नहीं रिसाइकल होते। बाकी आप हर चीज को लिटरली रिसाइकिल कर सकते हैं। कुछ टाइम पहले वो जो हम प्लास्टिक बैग्स यूज कर रहे थे, थैले, उससे वो समुद्र में चले जाते हैं, जानवरों के उसमें पैर टैंगल हो जाते हैं। वो मांस को हमें डिस्पोज करके फेंकना था, उसमें लोग कह रही हूँ उसमें बहुत सारे हमारे जो सी एनिमल्स हैं वो मरीन लाइफ डिस्टर्ब हुई थी। तो एक एक चीज कहीं ना कहीं किसी ना किसी की मौत का सबब बन रही है। और हु इज द रिस्पॉन्सिबल? लाइक वी एज ए नेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर शेमफुल, और दूसरा वी आर रिस्पॉन्सिबल। बट हमारे पास जो आपने भी एक बात की थी, लैकिंग ऑफ रिसोर्स तो है, लेकिन उसके साथ जो आपका सवाल मैं समझ गई थी और आप बिल्कुल इस बात पर सही भी हैं कि बाकी द अदर कंट्रीज, उनके साथ हम एक कॉम्पिटिशन में, दे डजंट वांट अस टू ग्रो। वो हमें अपने पैरों पे खड़ा होने नहीं देना चाहते, हमें एक खुद मुख्तार मुल्क नहीं बनने देना चाहते। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हम यहाँ पे नहीं बना सकते, हम बना ही नहीं सकते, हम परमिशन ही नहीं ले सकते, हमारे पास लाइसेंस नहीं, हम ग्रांटेड नहीं उस चीज़ के लिए। अगर हम वो खुद अपने मुल्क में प्रोड्यूस करें रादर देन बाहर से लेंगे, तो क्या हम ग्रो नहीं करेंगे? जो पैसे हम बाहर के मुल्क को देते हैं उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, अगर उसकी प्रोडक्शन हम अपने मुल्क में करनी शुरू कर देंगे तो कॉस्ट कितनी बचेगी और फ़ायदा कितना होगा, और हम एज अ कंट्री कितना ग्रो करेंगे। बट नहीं, वो पेटेंट है, वो बाहर के मुल्क ही बना सकते हैं। क्यों भाई, हम क्यों नहीं बना सकते? इन चीज़ों पर भी नजरसानी करने की ज़रूरत है। कौन सोचेगा और कब सोचेगा? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और यूनुस का सवाल जो था कि आप किस तरह से जो है वो चीज़ें बनाएंगे, देखिए बहुत सारी चीज़ें तो ख़वातीन भी जो है वो अपने घर में क्या करती हैं कि सजावट के लिए बाहर से खरीद रही होती हैं प्लास्टिक की। आप नहीं खरीदे, जो प्लास्टिक की चीज़ आपके पास है उसे बनाना शुरू कर दे। इससे आपके बच्चे भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होंगे और आप खुद भी जो है वो घर में हस्बैंड से नहीं लड़ेंगी, बल्कि आपका दिमाग लगा रहेगा। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ रहे। वेलकम बैक नाज़रीन। आज मैं आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ, ठीक है। नहीं, वो वाली गुड न्यूज़ नहीं है, पाकिस्तान से रिलेट करती हुई गुड न्यूज़ है। और वो गुड न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान के नेशनल फूड सिक्योरिटी रिसर्च फेडरल मिनिस्टर ने ये कहा है कि पाकिस्तान को इंटरनेशनली ऑलिव काउंसिल में मेंबरशिप मिल गई है। इस मेंबरशिप की वजह से ऑलिव की जो काश्तकारी है, यानी कि बहुत ज़्यादा इस चीज़ से फ़ायदा होगा। मतलब ये जो ये प्रोडक्ट है कि इसकी वजह से मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और उनका ये कहना है कि स्पेन में जो है 1.5 मिलियन टन्स जो है ऑलिव प्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि पूरी दुनिया में 50% के करीब स्पेन में, ठीक है। यानी कि उसके मुताबिक जो है वो 50% कहा जाता है, ठीक है। और पाकिस्तान कितना कर रहा है? पाकिस्तान ने तो अभी स्टार्ट किया है, मैं आगे अपने जो है वो टॉपिक में बताऊंगी कि उनका ये भी कहना है कि जी पाकिस्तान को अगर प्रॉपरली यानी कि टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है जो भी मतलब इस काम के अकॉर्डिंगली, तो वो उनको प्रोवाइड की जाए। उनको लगता है कि ये पाकिस्तान जो है बहुत जल्दी बूस्ट करेगा और अपना नाम भी पूरी दुनिया में कमा सकता है इंशाल्लाह। एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे हमारे इंशाल्लाह। मतलब पाकिस्तान अभी जो है वो इस लिस्ट में इंटर हो गया कि अब वो भी जो है वो काश्तकारी शुरू करेगा। क्योंकि देखें
काश्तकारी तो हो रही है, मगर ये है कि मेंबरशिप में नाम होना ये बहुत बड़ी बात है। और जैसे कि एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताती थी, जैसे कि सना ने ये बात बताई है कि जी पाकिस्तान में हो रहा है, जी हाँ बिल्कुल पाकिस्तान में हो रहा है। KPK के 36 एकड़ ज़मीन पर जो है ये काश्तकारी हो रही है और मज़ीद भी जो है वो होगी। बट ये है कि अगर पाकिस्तान को ऐसी फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की जाएं तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी मतलब वो पीछे रहेगा, क्योंकि इतने मतलब आप पाकिस्तान में देखिए बहुत ज़्यादा टैलेंट है। अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो हमारा जो पाकिस्तान है बहुत जल्दी ग्रो करेगा और बूस्ट करेगा। एग्जैक्टली, बट इट्स नॉट ओनली टैलेंट। इस पे जो हमारे पाकिस्तान की जो ज़मीन है, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जिनकी ज़मीन में अगर आप कोई भी मतलब काश्तकारी करते हैं ना तो यहाँ पर बहुत जल्दी हमारी फसलें ग्रो करती है। एग्जैक्टली, तो ये चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है जिसकी वजह से जो है वो गवादार पर नजर है। बिल्कुल बिल्कुल सना की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि यहाँ पर देखिए हर मौसम है, यानी कि गर्मी सर्दी, मतलब इतनी धूप होती है कि हर मतलब धूप से ना हर चीज बहुत जल्दी बढ़ती है, यानी कि आप फसल लगाएंगे ना तो बहुत जल्दी ग्रो करती है। नेचुरल बारिश भी बहुत होती है तो एक तरह से फर्टिलाइजर्स जो है वो ग्रो करते हैं ज्यादा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एग्रीकल्चर जो है ना, एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ द मोस्ट हाई स्कोप बिजनेस, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे जो है इस चीज़ की तरफ इतना ध्यान और इतना तवज्जो और इतना वक्त नहीं दिया जाता। और बहुत सारी हमारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम बाहर से, मैंने शायद पिछले ब्रेक में भी बोला था लेकिन वो टॉपिक फिर आ गया, लेकिन मैं आई एम ग्लैड कि इस चीज़ के बारे में सोचा जा रहा है, बिकॉज ये है एक्चुअली वो छोटी छोटी चीज़ें जिनके बारे में सोचने की ज़रूरत है। हम ये सारे, क्योंकि ऑलिव नो डाउट उसमें बहुत पोटेंशियल है और ऑलिव को हम बहुत सारे डिफरेंट तरीकों से यूज़ कर सकते हैं और ये हेल्थ बेनिफिट्स के हिसाब से भी बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट है। इसके बेतहाशा फ़वाइद हैं और डायबिटीज़ वालों के लिए बोलूँ, नॉर्मल लोगों के लिए बोला, हम लाइक वी नॉर्मल पीपल बहुत अच्छा है। लेकिन अगर वही बात होगी कि हमारे पास किसी चीज़ की प्रोडक्शन नहीं है और हम उसको बाहर से ले रहे हैं, और ये एक नहीं, ये बहुत तरीके से इस्तेमाल होता है, लाइक इन न्यूमरस थिंग्स हम ऑलिव को इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके जो फ़वाइद हैं वो भी बेतहाशा हैं। लेकिन जब हम ऑलिव को लेते ही बाहर से हैं और उस पर हम जितने पैसे दे रहे हैं, क्यों ना हम उसी चीज़ के प्रोडक्शन अपने मुल्क में स्टार्ट कर दें। किसी भी मुल्क की इकोनॉमी, हम अक्सर भी टॉक अबाउट इकोनॉमी, किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए उसकी एग्रीकल्चर साइड का बहुत स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी होता है। वहाँ से आप बहुत पैसे कमा सकते हो। जो हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करते हैं उसमें हम जितने पैसे देते हैं वो सारे पैसे हम सेव कर सकते हैं और हर चीज़ को अपने पास ग्रो कर सकते हैं। हमारे पास सीज़न वाली बात, बारिश वाली बात बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, लेकिन बेसिक ये है कि आप अपने पास उगाना तो स्टार्ट करें। और समटाइम्स हमारे पास किसी चीज़ का लाइसेंस या किसी चीज़ की इजाज़त भी नहीं होती और हम बहुत सारी चीज़ों में हम अपनी कोताही की वजह से उस चीज़ को नहीं उगा पाते, जबकि हम अगर चाहें तो कर सकते हैं। बट अगर ऑलिव को लेके मैं पर्सनली इसको बहुत पसंद करती हूँ, तो मुझे ये आपकी आज की न्यूज़ बहुत अच्छी लगी एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर इट। आई वांट टू से कैसे देखें, आपके इमरान खान साहब ने जो ये 10 बिलियन ट्री का स्टार्ट किया था सुनामी इनिशिएटिव, तो उसकी वजह से इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, जी उसकी वजह से प्रोडक्शन हमारी बढ़ गई है। और आपको एक मजे की बात बताता हूँ, जो ऑलिव्स हैं आई हेट देम ऑन पिज्जा। क्यों? आई हेट इट, मुझे नहीं पसंद वो। बट वी लव इट, यू लव इट, बट आई डोंट लाइक इट। हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और एक तो पिज्जा पे जो ऑलिव्स होते हैं और जो पाइनएप्पल होते हैं, ये दोनों नो है मेरी नजर में। इट्स नॉट गुड। बट आप लोग खाते हैं, आप तो बड़े बड़े अमीर वाले सैंडविचेस भी खाते हैं, खुद ही अपना सैंडविच बनवाते हैं, खाएं अच्छी बात है। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है कि एटलीस्ट हम लोग एक एग्रीकल्चर, एक और हमारे पास एक आइटम आ गया है जिससे हम एक्सपोर्ट कर सकें। पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट ज्यादा होते हैं, इंपोर्ट्स कम होते हैं, हमारा उल्टा है, इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट्स कम है। यूनिस देखे ना, ये ऐसी प्रोडक्ट है यानी कि बाहर हमारे मुल्क में तो इस्तेमाल करके सब पसंद करते ही हैं, मगर बाहर के जितने भी ममालिक हैं वहाँ पर भी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो देखें, मेंबरशिप मिलने के बाद जो है हमारे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा अगर इसके ऊपर तरीके से काम किया जाए। वैसे तो हो रहा है और इंशाल्लाह ये कंटिन्यू रहेगा, तो फिर अच्छी इकॉनमी जो है वो बूस्ट। देखिए, ज़राअत की जो इंडस्ट्री है ना, वो हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मुझे लगता है इस पर तवज्जो जो है वो देने की ज़रूरत है। क्योंकि कपास, अगर आप देखें हमारे पाकिस्तान का कपास जो है वो पूरी दुनिया जा रहा है। फिर चावल की मैं हमेशा बात करती हूँ, क्योंकि चावल जो है वो पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन क्वालिटी का पाकिस्तान में जो है वो हमें मिलता नहीं है खाने को आवाम को। ये चीज पे आ रही हूँ मैं कि लेकिन कोताही ये होती है कि जो भी अच्छी चीजें हैं, स्पोर्ट्स गुड के भी पायनियर है जी,
यहाँ पर एक बड़ा इशू, मेजर इशू जो मुझे लगता है, चले ठीक है पैसों के लिए तो इतना बहुत तो होता है यूनस, अगर मैंने आपसे ज्यादा पैसे दिए तो मैं आपको अच्छी चीज दे ही दूंगी। अपने मुल्क के लिए क्यों रखूं मैं, अपने घर पे इतना मैं खा लूंगी कचरा, लेकिन आपने मुझे पैसे दिए ना तो जानी मैं आपको दे दूंगी। लेकिन मुझे लगता है ये भी गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी जो अवाम है वो भी तो कुछ खाएगी तभी तो ये चलेगा, जब तक कुछ अच्छा खाओगी नहीं तो ये भी नहीं चलेगा। जितना आप ये जो है वो दरामदार और बरामदात पर आप जो है वो तवज्जो मरकूज करें, मेरे ख्याल से आपको ये भी तवज्जो रखनी चाहिए कि एक हिस्सा जिस तरह साफ फल और साफ जितनी भी ज़रात है वो बाहर जाती है पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान में भी रहनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं सना, और इसमें तो ये वाकई में आपने सही बात कही। मैं दुबई की बात कहूँगी, जब मैं गई थी वहां पर तो वहां पर मेन इन पाकिस्तान लिखा हुआ था, यानी कि जो फ्रूट्स हैं वो जब वहां पर जाता है तो वो इतना अच्छा था, इतना मतलब मीठा था, तो मैंने कहा ये हमें पाकिस्तान में क्यों नहीं मिलता। तो ये वाकई में हकीकत बात है, जो अच्छी चीज है वो हमें नहीं मिलती। पूरी दुनिया पाकिस्तान की फैन है इस चीज में। हाँ। एक फैक्ट और है जो मैं यहाँ पे ब्रेक करना चाहूंगी। हमारी आवाम जो है उसकी अगर आप पसंदीदगी का इजहार अगर वो करें तो उनको वो चीज़ ज़्यादा दिलचस्प लगती है जिस पे लिखा हो कि इम्पोर्टेड है, अच्छा इम्पोर्टेड है ये उठाते हैं, वो शेल्फ में अपनी वाली छोड़ के इम्पोर्टेड उठाएंगे। हम खुद भी तो इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस पे नहीं रखते ना कि हमारे मुल्क की चीज़ ज़्यादा अच्छी हो सकती है। तो जब हमारा खुद का जहन हमें एक बाहर की चीज़ ज़्यादा फैसिनेट करती है रादर देन अपने मुल्क की कंट्री का प्रोडक्ट, तो फिर बताएं इस चीज़ को, इसको कौन ब्रेक करेगा? ये जो हमारा एक सिलसिला चेंज चल रही है कि हमें बाहर के हैं तो ज़्यादा क्वालिटी उसका अच्छा होगा। हमारा देखिए हम पाकिस्तानी बड़े अजीब लोग हैं, पाकिस्तान में बैठे हुए हमें इम्पोर्टेड चीज चाहिए, मेड इन ताइवान, मेड इन अमेरिका, और हम पाकिस्तान जाते हैं हम लोग बड़े वो जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं, अरे मेड इन पाकिस्तान, और यही लेंगे अपने मुल्क को सपोर्ट करेंगे। आई डोंट नो व्हाट इज दिस बिहेवियर, बट हमें रशिया जब दे रहा था 30% कम पे ऑयल और 30% कम पे व्हीट, और हमने उसका फायदा नहीं उठाया। और क्यों? आपकी हुकूमत की वजह से ना, तो सही स्टेप लिया, मुझे भी याद आया, सही स्टेप लिया हमने। अच्छा। यस हम क्यों भीख मांगे उनसे? हम जी, अमेरिका से मांगेंगे। चलें जी, ब्रेक का टाइम भी हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और यहाँ पर वक्त हुआ है हमारे एक उस सेगमेंट का जिसका आप सबको और हम सबको बहुत इंतजार रहता है, क्योंकि मैं कुछ अपने प्रीवियस शोज देख रही थी जिसमें बहुत सारे लोग हमें कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि हमें भी पार्टिसिपेट करना है शो में, या हमें अपना मैसेज पहुंचाना है या अपनी राय का इजहार करना है, तो क्या प्रोसेस है? ये नंबर नीचे आ रहा है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, और इस पर आपको जो भी हमारे शो को लेकर फीडबैक देना है या कुछ भी आइडियाज़ देना है या इसके बारे में जो भी आपकी राय का इजहार आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि आज किसने हमारे साथ अपनी राय का इजहार किया और क्या कहा है। लेट्स जस्ट नॉट वेस्ट द फर्दर टाइम एंड गो अहेड टू आवर वॉइस नोट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शब्बीर जान है और मैं कराची से बात कर रहा हूँ। आप लोगों का शो बड़ा ज़बरदस्त है और मैं बड़ा शौक से देखता हूँ आपका शो, और आप लोगों का टाइम भी चेंज हो गया शो का, तो और भी ज़्यादा हम जागे हुए होते हैं। जब कराची वाले तो उठते हैं शाम में, आपको पता है, तो उठ के हम शो देख रहे होते हैं। आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़बरदस्त बातें करते हैं, आप लोगों का शो बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा आपसे कि कराची के अंदर मैंने देखा है कि सड़कों पे बच्चे बहुत ज़्यादा ही घूम रहे हैं आजकल। आपने देखा होगा कि भीख मांग रहे हैं या अलग अलग एक्टिविटीज में लगे हुए हैं। कपड़ा लेके गाड़ी साफ करने के लिए कोई आ रहा होता है, या तो कभी कोई आपके पास कोई फूल लेकर आ जाता है, ये खरीद लो। तो मैं चाहता हूँ कि इन बच्चों की एजुकेशन का क्या हिसाब किताब है? ये वेलफेयर एसोसिएशन हैं जो बहुत सारी जगहों पे काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, बट वो इन लोगों को क्यों नहीं देखते? ये लोग कहाँ पर जाएंगे? इन लोगों को कौन पूछेगा? तो मुझे सिर्फ इतना कहना है कि तुम आप आवाम से कीजिए, या कोई इदारा जो मेरी आवाज़ को सुन रहा हो या आप लोगों की आवाज़ पहुँचे वहाँ तक, तो आप ये बात पहुँचाएं कि इन बच्चों का भी कोई ना कोई हल बनाया जाए, इनका भी कोई ना कोई मामला बेहतर किए जाएँ। थैंक यू सो मच, बस इतना कहना था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इसी तरह अच्छी तरीके से शो आपको चलता रहेगा, मेरी दुआ है। अल्लाह हाफिज़। We have been talking on this issue since past 7 to 8 months I guess, क्योंकि इतना टाइम ड्यूरेशन तो हमारे भी इस शो को अब हो चुका है, और एवरी देन एंड नाउ हम इस तरह के टॉपिक्स पे बात करने की कोशिश करते हैं ताकि हम सोसाइटी में एक मैसेज पहुंचा सके अपने इस शो के थ्रू, या कहीं अगर कोई सुन रहे हैं हमारे इस शो को तो ये बात पहुंचनी चाहिए। बिकॉज वैसे तो लोग जानबूझ के अनजान बने हुए, सबको पता है कि हमारी सोसाइटी के मेजर इश्यूज़ क्या हैं, जिनमें से दिस इज़ वन
वन ऑफ द बेस्ट इशू जिस पे काम किया जा सकता है। और इस पे सबसे पहले जैसे कि बच्चों की मैं कहती हूँ एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाए, पॉवर्टी को ख़त्म किया जाए, लिटरेसी को ख़त्म किया जाए। बच्चे जो हैं जैसे वो कहते हैं ना कि मैंने बहुत दफ़ा, और मेरा बहुत फर्म बिलीफ है इस पर, कि किसी को आप फीड करने के बजाय उसको पढ़ाने का जिम्मा उठा लो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उससे वो सिर्फ उसका पेट भरेगा। अगर आप उसको पढ़ाई लिखाई की तरफ रागिब करते हो तो उससे वो अपनी पूरी नस्लें पीछे एक लेगेसी क्रिएट कर सकता है, वो बेहतर कर सकते हैं हालात। तो लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि लोग, क्योंकि इतना नफ्सा नफ्सी का आलम है, हर कोई अपने अंदर इतना मसरूफ़ है कि किसी को अपनी ज़ात के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता। इवन हम अपनी भी बात कर लें, वी माइट समटाइम्स सिर्फ अपना ही सोच रहे होते हैं, और टू सम एक्सटेंट इन आवर लाइव्स हम बहुत सेल्फिश हो जाते हैं। हमें बातें करने तक, तो बात करना is one of the easiest thing in this world. I am sitting on this chair right now in front of you, और मैं बहुत ज़्यादा अच्छी बातें करूँगी, आप शायद मुझसे इंस्पायर भी होंगे, मुझे फॉलो भी करने लग जाएंगे, मुझे आइकॉनिक भी मानने लग जाएंगे, लेकिन नहीं, ये गलत है। आप मुझे तब माने इंस्पिरेशनल पर्सन अगर मैं एग्जीक्यूशन भी कर रही हूँ। तो हमारे थोड़ा सा हार्श कमेंट है, लेकिन लाइक जो हमारे मुल्क के पॉलिटिशियंस हैं वो भी यही काम कर रहे हैं। तो ऑल आई एम सेइंग इज, मेरा जो गिला है, लेकिन अगर मैं बार बार यही चीज़ बोलती रहूँ कि बड़े जो लेवल पे लोग हैं वो इस चीज़ की जिम्मेदारी उठाएं, वो नहीं उठा रहे तो एटलीस्ट हम बाय इंडिविजुअली अपने कैपेसिटी के अंदर, मैं अगर किसी को पढ़ाना शुरू कर दूं और अगर मुझे कोई दिखता है, लेकिन मसला पता है ये सना, मैं ये भी देखती हूँ कि बच्चों को पढ़ने का शौक भी नहीं है। एग्जैक्टली इन्फ्लुएंस, मैं अगर उनको मार की जबरदस्ती 2 मार के बिठा दूं तो बोलेंगे नहीं मुझे नहीं पढ़ना है। तो ऐसे नहीं कि उसको छोड़ दें, प्यार से समझाएं, क्योंकि ऐसे ही हालात बदलते हैं। अब मैं जो काम करती हूँ मुझे ये करना अच्छा लगता है, मैं जाके क्रिकेट या फुटबॉल नहीं खेल सकती, लेकिन अगर मुझे लगेगा कि मेरे लिए वो चीज़ फायदेमंद है और कोई मुझे आके समझा रहा है कि मेरा उसमें ज़्यादा अच्छा स्कोप है, उसमें बेटर फ्यूचर है, तो मुझे लेट्स गिव इट अ ट्राई, सोचना ज़रूर चाहिए। दैट्स ऑल। मैं एक चीज़ इस पे ऐड करना चाहूँ, आई एम सो सॉरी उशिया, मैं आपसे पहले एक बात कहना चाहती हूँ, वो ये है कि मैंने 2-3 ऐसे एनजीओ से बात की थी कि आप जितने ये बच्चे घूम रहे होते हैं, आप इनकी जिम्मेदारी क्यों नहीं उठाते, आप इनको जो है वो इनकी तालीम क्यों नहीं फ्री देते, इनको जो किताबें चाहिए होती है, जो इनको यूनिफॉर्म चाहिए होता है, आप क्यों नहीं वो प्रोवाइड करते हैं। उन्होंने कहा हम बिल्कुल प्रोवाइड करते हैं, हमारे पास ऐसे इदारे हैं जो कि बच्चों को फ्री तालीम जो है वो दे सके। मसला कहाँ पर है? मसला यहाँ पर है कि जो बच्चे, आपको लगता है कि ये एक बिजनेस है बहुत बड़ा, वो खुद चाहते नहीं है कि वो पढ़े। सबसे बड़ी बात ये है, मैं खुद गई हूँ उनके वालिदैन से बात करने के लिए कि आप अपने बच्चों के साथ कैसे खेल रहे हैं। किसी को देखें, आप पूरे दिन में समझे कि 1000-2000 अगर आपका बच्चा कमा रहा है, आपका बच्चा अगर फूल बेचकर मुझे लगता है मैं कमा लेते हैं, चले 500-600 जितना भी, मुझे वल्लाह आलम मुझे नहीं पता इस मतलब थोड़ा भी, लेकिन आपका बच्चा जितना भी कमा रहा है, फूल बेचकर कमा रहा है, जो आजकल बड़ी पेन होती है, पेन है, ड्राइंग है, वो बेचकर कमा रहा है, कपड़े बेच रहे होते हैं, एग्जैक्टली बहुत सारी चीजें बेच रहे होते हैं, वो कितना कमा लेगा। अब यही चीजें अगर वो अपनी तालीम जो है वो साथ में जारी रखे तो इनको क्या होगा, लेकिन वालिदैन खुद नहीं मान रहे होते। तो ये एक बहुत बड़ा सेटअप चल रहा है, इसमें कितने ही एनजीओस क्यों ना सामने आए, कितनी ही हुकूमतें तब्दील हो जाए, कितने ही लोग एनजीओस भी पैसा ले लेते हैं, काम नहीं करते, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है यूनस के बिल्कुल नहीं करते। बहुत सारे लोग जिनको जिस हद तक मैं जानती हूँ, बहुत सारी ऐसे जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि बाकायदा तौर पर पहला स्टेप लेकर इन सारी चीजों के लिए आगे आई हैं। लेकिन क्या है कि ऐसे लोग खुद भी आगे नहीं बढ़ना चाहते। मसला ये कि सेटअप इनको लगा के देना सेकेंडरी इशू है, प्राइमरी इशू क्या है, इनका माइंडसेट चेंज करना। एग्जैक्टली, सबसे बड़ा इशू चैलेंजिंग। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं सना। आपको याद होगा ईद के दिनों में आपने एक मुद्दा उठाया था कि बहुत सारे जो हैं वो कहाँ से आ रहे थे, हैदराबाद से? नहीं वो मैंने यकीन माने, मैंने ऑन एयर उनका सूबों का नाम ले लिया, मुझे बड़ा तनकीद किया फिर लोगों ने कि आपने हमारे सूबों का नाम क्यों लिया। कोई से भी शहर, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से। रायवेंट तो नहीं कह रहे थे? नहीं बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? बहुत सारा बहुत बड़ा एक ग्रुप था जो कि आया था और ईद के दिनों में स्पेसिफिकली जो है वो कराची में आया और वहां पर ठहरा, और यानी कि मांगने का एक सिस्टम बना। तो इसको एक माफिया ही कहते हैं कि यानी कि जैसे कोई त्यौहार आ रहा है या कोई भी चीज आ रही है, ताजिर बरादरी कह सकते हैं आप। मगर ये है कि ये बहुत बड़ी एक टीम है जो कि हर चीज को जो है वो कैलकुलेट कर रही होती है कि अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है। जैसे
कोई भी छोटा छोटा आप समझ लेना, ईद का दिन होता है या ईद का कोई भी डे स्टार्ट होता है या फर्स्ट या सेकंड, उनको पता होता है कि आज हमें कितनी मिलेगी और कहाँ पर मिलेगी, कितनी ईद मिलेगी। तो ये एक सेटअप पहले से ऑलरेडी प्लान होता है। एंड सेकेंडली, जैसे कि बच्चों के हवाले से आपने बात की है, तो वाकई में बच्चों की अपब्रिंगिंग ही ऐसी होती है कि आपको बस पैदा होना है और आपको मांगना है, ठीक है। आपको ये नहीं कि आपको स्कूल जाना है या आपको कोई ऐसा पढ़े लिखों वाली जो है वो आपको बात करनी है। और जैसे कि स्कूल बने थे, ठीक है, बने थे स्कूल, बट उनको उठा दिया गया था कि बच्चों को यहाँ पर नहीं पढ़ाएं। तो ये बहुत बड़ा स्ट्रीट स्कूल्स बने जी, ये बहुत बड़ा एक माफिया है जो कि ये सब चीजें आगे नहीं चलने देगा, जो कमाई बंद हो जाएगी ना। सही है, कमाने तो पूरी दुनिया में इंसान आया है। देखिए पहले एनजीओ को थोड़ा सा मैं बता दूं, देखिए नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती है, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते। अभी मुझे एक चीज समझ आती है सिस्टम में, मुझे एक लूप होल दिखता है, आई वांट टू डिस्कस। जी जी जी। मैंने एनजीओ चलाई, ठीक है, मैं तो वॉलंटियर दे रहा हूँ ना, मैं अपने पैसे लगा रहा हूँ, मैंने एक जगह ले ली, ऑफिस बना लिया, चैरिटेबल बॉक्स ले लिया, चीजें ले ली, ठीक है, मैंने आपको हायर कर लिया, आप मेरा सोशल मीडिया देखेंगी, आप मैनेज करेंगी, आप लॉजिस्टिक्स देखेंगी, ठीक है, एक तरह से बात करें। आई एम पेइंग यू, जी जी, आई एम पेइंग यू नॉट फ्रॉम माई ओन पॉकेट, एग्जैक्टली, ठीक है, चैरिटी का जो चैरिटी आ रहा है उसी चैरिटी में से आपकी सैलरीज जा रही हैं और उसी चैरिटी में से फर्दर लोगों की हेल्प हो रही है जी। और जैसे फॉर एग्जांपल डायरेक्टर साहब है हमारे, वो 100 रुपए देते हैं कि 100 रुपए आप जो हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे बच्चों की हेल्प करें जी। 100 रुपए में 20 तो आप ले गई, 20 आप ले गई, 20 आप ले गई, 60 रुपए तो आप ले गए, तो 40 रुपए से बच्चे की क्या मदद करूंगा। दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, ऐसा नहीं है कि जो फुली वॉलंटियर है, हर बंदा उधर एज अ वॉलंटियर काम कर रहा है, कोई पैसे नहीं ले रहा, ठीक है। अभी इस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा था मैं। नाउ कमिंग बैक टू इंसानी नेचर, ह्यूमन नेचर, किसी को शौक नहीं है पढ़ने का जी, सच्ची बता रहा हूँ, शौक किसी इंसान को नहीं है। वो जो शौक है वो डेवलप होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। 2 साल के बच्चे के सामने एक खिलौना रखे और किताब रखे, वो खिलौने की तरफ जाएगा, जो अट्रैक्ट करेगा। ये नेचर इंसान की, उसको सीखने का है। इंसान में एक एबिलिटी है या एक स्किल है या एक थर्स्ट है, वो है सीखने की। तो वो बच्चा जो है, अगर उसके मतलब की चीज उसको बता दी, अगर उसको उसमें फॉर एग्जांपल बिजलियों में हाथ देने का शौक है उसको, इलेक्ट्रिशियन बनने का, आप उसको कुछ सिखा दोगे, उसकी ट्रेनिंग दे दोगे, उसको एक स्किल दे दिया आपने जी, बिल्कुल। तो पढ़ाई, मैं ये नहीं कहता, देखिए एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बट नॉलेज इज फार मोर इम्पोर्टेंट। ये आप सही कह रहे हैं। तो आपको उस बच्चे को आइडेंटिफाई करना है, इस बच्चे का शौक क्या है। क्रिकेट है, मैं इसको क्रिकेट के लिए करूंगा। इस बच्चे का शौक है कि ये मैथ्स में अच्छा है, मैथ्स में तो उसको मैथ्स का बनाऊंगा। एक बच्चा है जो जिम्नास्टिक का शौक है, तो उस पर मैं इन्वेस्ट करूंगा। वही वाली बात है कि एक चीज समझे, ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये 500, 600, 800, 900 साल पहले आया, इससे पहले तो नहीं था ना। लेकिन आप ये देखें कि जो फिलोसोफर है, जो दुनिया के बड़े बड़े माइंड्स हैं, वो इससे पहले के हैं। तो जो एजुकेशन है हमें गुलाम बना रहा है। मेरा ओपिनियन में हमेशा बोलता हूँ हम गुलाम है और कोई गलती नहीं है। I stand with the imported हुकूमत and I love to be भिखारी and देख भीख मांगेंगे तो मुल्क चलेगा। लेकिन पॉइंट पता है कहाँ है? पॉइंट सिर्फ यूनस यहाँ पर है कि जो वालिदैन है ना, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं वालिदैन के लिए हमेशा इसलिए कहती हूँ क्योंकि बच्चा एक ऐसा फूल है। तो आप बच्चा अडॉप्ट क्यों नहीं करते? सॉरी, आई एम सो सॉरी सर, मैं बस एक चीज आई है कि आप बच्चा तो अडॉप्ट कर रहे हैं ना, एजुकेशन, उसके पेरेंट्स को भी अडॉप्ट कर ले ना। आइडिया दे रहा हूँ, 21 दिन में पैसा डबल, फैमिली को भी अडॉप्ट कर ले। हम आपको घर भी दे रहे हैं, खाना पीना भी दे रहे हैं, आपका बच्चा भी हमारा है जी। ये मैं कह सकता हूँ। Nobody is gonna do that. Exactly. करने वाले वेल कर भी लेते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, देखना ये है कि आपने जो है वो अपनी तरफ से लोगों की मदद जरूर करनी है। अपना दिल कभी भी जो है वो बुरा ना किया करे। अगर कोई आपसे मदद भी मांगने आता है तो आपने सबसे पहले जो है वो उसकी मदद करनी है, अपने गिरेबान में पहले झांकना है। यहाँ वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, इट्स वेरी यू कैन से डेंजरस, कंटेजियस। यस, इट कैन बी कंटेजियस, इट कैन बी वेरी डिफरेंट। क्यों? बिकॉज ये एक सीक्रेट सोसाइटी है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, जो आप कह सकते हैं कि 80-90% प्रूव हो गई है कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, इसमें एक्चुअल फैक्ट्स भी हैं। आई वाज नोटिसिंग, आई वाज ऑब्जर्विंग कि बहुत सारी चीजें, जैसे कि लड़कियों के आप कह सकते हैं इयररिंग्स, ठीक है, उसमें आंखें बनी हुई हैं, ठीक है, दैट वन आई, द जाल आई, दैट कैन बी एंटी क्राइस्ट आई। आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट। जो मेरा डिस्कस करने का मकसद है कि जो अवाम है, स्पेशली पाकिस्तानी एट दिस टाइम नाउ आर बाइंग स्टफ जो कि उनके सबकॉन्शियसली हिट करता जा रहा है। जैसे यू आर पोर्ट्रेइंग फॉर एग्जांपल अ पेंडेंट, उस पे एक आंख बनी हुई है, मे बी जो पाकिस्तानी बच्चा या बच्ची है उसको नहीं पता। ब्लू कलर की आप कह रहे हैं, डिफरेंट कलर्स में हो सकता है, बट द आई रिप्रेजेंट समथिंग डिफरेंट। ओके, कि जैसे फॉर एग्जांपल जो क्रिश्चियंस हैं, एग्जांपल देता हूं कि वो क्रॉस पहनते हैं, दे आर आइडेंटिफाइड एज
वेयरिंग अ क्रॉस, Christianity. जब वो क्रॉस पहनते तो भाई वो क्रिश्चियंस हैं, ठीक है। जो यहूदी वो एक कैप पहनते हैं, मुसलमान जो है वो हमारी नमाज वाली टोपी पहनते हैं, जी। औरतें नकाब करती हैं, बुर्का करते हैं। वी रिप्रेजेंट के हु वी आर, जी। एंड हमारी जो अवाम है आहिस्ता आहिस्ता दे आर गेटिंग इंस्पायर्ड बाय वेस्टर्न सोसाइटी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक आई का पेंडेंट पहन के घूम रहा हूँ एंड आई डोंट नो व्हाट इट रिप्रेजेंट्स। इट इज बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज, मे बी इट इज बिकॉज कि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली वी हैव एक्सेप्टेड कि ये क्या है। जैसे पुराने जमाने में क्या होता था कि अगर मैं यहाँ पे एक चोकर, जो आपने नोटिस किया होगा लड़कियों ने जो ये पहनती हैं लड़कियां चोकर्स, वो पुराने जमाने में आई एम टॉकिंग अबाउट 1600 1500 वाली बात, वहां पे वो औरतें पहनती थी जो कि गलत प्रोफेशन में होती थी। पीपल डोंट नो दैट and they are wearing it and representing it. So in a way I want to ask your opinion to at least aware the awam, जो youth है, कि क्या क्या सही है क्या क्या गलत है, एंड मेक श्योर करें आप कुछ बाय कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या थ्योरी है, उस पे जो डिजाइन बना हुआ है व्हाट डज दैट मीन। तो स्टार्टिंग फ्रॉम एनीबॉडी, सना आप अगर स्टार्ट करें। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पर ये बताऊं कि हम इस चीज से ना डिनाई तो कर नहीं सकते कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ तो है। और जहां तक ना दज्जाल की बात रही जो कि आपने स्टार्ट में कहा, तो इसमें हम इस्लाम को भी लाएंगे ना अगर, तो हमारे इस्लाम में तो जिक्र है ये सब होगा, तो हम तो इस चीज को मना कर ही नहीं सकते कि ऐसा नहीं है या ऐसा नहीं है। अच्छा, अब आ जाए ये किस तरह से जो है वो एक जो पूरी सोसाइटी ये चल रही है, सीक्रेट सोसाइटी। जब मैंने इस पे रिसर्च की थी, मैं काफ़ी अंदर तक इसके गई थी, मतलब इवन इतना हो जाता है कि आपसे आईडी ईमेल तक आपकी जो है वो बातचीत हो जाती है इनकी, फिर वो आपको खुद ही राब्ता करते हैं। आपको ऑफर किया? एंड देन जी मैं यही बता रही हूँ, oh फिर आपको जो है वो ईमेल पर आपकी आईडी, आपका पासवर्ड, तमाम तर चीज़ें जो है वो पूछेंगे। लेकिन गलत कहाँ चला जाता है, जब आपसे बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनल जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन वो पूछना स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, जब आपकी लाइफ के बारे में, जी आपकी खुद की लाइफ के बारे में, आपके घर के बारे में, हर चीज के बारे में, मतलब मुझे लगता है कि कितनी सांसें लेती हैं इस सवाल को छोड़कर, बाकी सभी सवाल जो है वो पूछ रहे होते हैं। अच्छा, तो दूसरी चीज ये है कि मेरे पास ना बैक टू बैक ईमेल्स आना शुरू हो गए, जब क्योंकि मुझे इस पे रिसर्च करनी थी। अच्छा, ईमेल क्या आ रहा है कि एक एंजल है जो आपके साथ हर वक्त है, अगर आपकी कोई दुआ नहीं कबूल हो रही तो एंजल आपकी दुआ सुनेगा एंड देन वो आपको 24 घंटे के अंदर वो दुआ आपकी कबूल हो जाएगी। सो आई वाज लाइक ओ माय गॉड, सीरियसली? तो क्या दुआ मांगी आपने? तो नहीं इस दुआ पर तो आप ना जाए, पहले हम ईमेल पर आ जाते हैं। तो ये सीरियसली मेरा ये था, ओ माय गॉड, मुझे पता है ये फेक है, लेकिन जो लोग कमजोर दिमाग के होते हैं वो तो इस पे यकीन करेंगे। जिस तरह से कुछ ऐसे घटिया लोग हैं जो काले जादू पे अब तक जो है वो काले जादू को कर रहे हैं और वो इन सब चीजों पे जो है वो अपना फेथ ले आते हैं। फिर आते हैं जी कि किस तरह से अवाम के अंदर, अवाम में शऊर नहीं, लेकिन हम कर रहे हैं जा नमाज। हम जब मुसल्ले पर नमाज अदा करते हैं, आपने रिसेंटली रिपोर्ट देखी होगी, बहुत बड़ी तादाद में जो है वो जा नमाज जो है जितनी भी मुसल्ले हैं वो पकड़े गए थे। क्यों पकड़े गए थे? उस पे हमारे मुस्लिम पे ही जो है वो एक जगह पर इतना सा निशान आंख का बना के, आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रही हूँ। सो ये एक बहुत बड़ी बात है, शऊर होना चाहिए। शूज दे आर राइटिंग रिगार्डिंग इस्लामिक, जो हमारी पर्सनालिटीज हैं बड़े बड़े, उनके नाम लिख देते हैं जूतों पे। एग्जैक्टली, पीपल डोंट नोटिस दैट। जी अनम, एक दफ़ा मैं मॉडलिंग देख रही थी, उसमें जीजी हदीद जो है रैंप वॉक कर रही थी और उन्होंने एक पूरा फुल वन पीस गाउन पहना था जिस पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पूरी पिक्चर्स बनी हुई थी और शी वाज वेयरिंग दैट ड्रेस फ्रॉम हेड टू टो। तो ये उनके तरीके हैं सारे डिसरिस्पेक्टफुल कर रहे हैं और ये बहुत डिसग्रेसफुल हरकत में मैं इसको शामिल करूँगी। और देखिए, उनके नज़दीक इन चीज़ों की अहमियत नहीं है, बट हम तो मुस्लिम्स हैं, हमारा तो रिलीजन है, बट आई रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। लेकिन किसी रिलीजन की डिसरिस्पेक्ट करना भी एक बहुत गलत बात है। बात रही अगर हम फ्री मेसन सोसाइटी की बात करें, और जो आपने बोला था ब्लू वाला, वो मैं बता दूं डिफरेंशिएट, वो ईवल आए, मतलब नजर से बचाने के लिए वो एक अलग है। जो ब्लू वाला जो आजकल लोग इमोजीज में भी यूज कर रहे होते हैं, दैट्स नॉट बैड, वो सीक्रेटली साइन नहीं है उस चीज का, दैट्स परफेक्टली फाइन। वो जो आंख बनी होती है वो एक अलग सी आंख होती है जो हमारी थर्ड आई भी होती है, ठीक है। वो जो आंख है जो एक ट्रायंगल के अंदर आपको एक प्रॉपर आंख, जैसे हमारी एक नॉर्मल आंख है, वो पूरी इसी स्ट्रक्चर में बनी होती है। या कहा जाए कि $1 के अंदर जो एक आंख थोड़ी सी दिख रही होती है। जी 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 जी, यू कुड माइट से दैट। तो वो वाली जो आंख है वो उस चीज़ की निशानदेही करती है जो कि इल्यूमिनाती, अगर मैं बात करूं, जो उन लोगों का साइन है, जिस चीज़ को वो लोग पूछते हैं। और हर किसी के इसमें बहुत ज़्यादा अलग अलग हैं नज़रियात, क्योंकि हम भी जब सोसाइटी में बैठते हैं अलग अलग लोगों से बात करते हैं,
कुछ सब मानते हैं, इससे डिनाई कोई नहीं करता, बिकॉज ये फॉर रियल है। और बहुत सारे लोग इस सोसाइटी का हिस्सा भी हैं, कुछ लोग सीक्रेटली इसको फॉलो भी कर रहे हैं, बट नोबडी विल एक्सेप्ट दैट, क्योंकि कोई भी नहीं बताना चाहता, क्योंकि अगर वो बता देंगे तो माशरे में उनको वो एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी, और नोबडी विल एक्सेप्ट दैट, फिर देन यू विल नो लॉन्गर बी अ मुस्लिम ना, फिर आप मुसलमान तो है नहीं। तो जो आपने बात की मैं उससे भी अग्री करूंगी कि अगर आपका फेथ खत्म हो गया है तो आप इन चीजों की तरफ जा, बेसिकली ये किन लोगों को टारगेट करते हैं, ये उनको टारगेट करते हैं बिकॉज सैटेलाइट उनका है, बड़े बड़े कोल्ड ड्रिंक के ब्रांड्स उनके हैं, दुनिया में बहुत ऐसी खाने पीने की चीजें जिसका होल्ड उनके पास है, वो अभी भी हमें सुन सकते हैं, वो हर चीज देख रहे हैं, उनकी इवन हमारे कैमराज, हमारे फोन, हर चीज उनको पता है हमारे एक एक्शन का। जो इंसान अपने इस्लाम से, जो अपने खुदा से दूर हो रहा होता है, जिसका फेथ कमजोर हो रहा होता है, उसको वो टारगेट करते हैं, क्योंकि वो सॉफ्ट टारगेट होता है, और वहां से इंसान की उनकी तरफ रागिब होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सो नंबर 1 आपने अपने, क्योंकि अल्लाह पाक ने भी बोला था कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ तुम्हारी फ्री विल के साथ, और ये तुम्हारा इम्तिहान है इस दुनिया में, और अल्लाह पाक हमें दीन पे ईमान पे मौत दे, ताकि जब हम मरें तो हम मुसलमान मरें। और मैं ज़्यादा इसके बारे में डीप नहीं जाऊँगी, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा वो साउंड करूँगी कि मैं अपने रिलीजन को बहुत ज़्यादा यहाँ पे उसकी बड़ाई बयान कर रही हूँ। मेरी नज़र में सारे रिलीजन्स अच्छे हैं, लेकिन हम सिर्फ पर्टिकुलरली इस ये जो आपने एक टॉपिक लाया था बड़ा कंट्रोवर्शियल, कि ज्वेलरी में, बैग्स में, कपड़ों में ऐसे आँख के निशान बने होते हैं, उसको ना लें। आपको नहीं पता अगला समझेगा कि आप उस सोसाइटी के फॉलोअर हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इस चीज की अवेयरनेस देना बहुत जरूरी था। तो आंख वाले मुद्दे पे इसलिए हम बात करते हैं ताकि आपको मैसेज दे सकें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप अनम। और 50 to 70% लोगों का फेथ यानी कि ख़त्म हो चुका है। अपने जो भी मज़हब आप कहते हैं ना फॉलो कर रहे हैं, उसमें 50 to 70% लोगों का जो है वो फेथ ख़त्म हो चुका है। इसीलिए इन सब चीज़ों में जो है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं कि यानी कि ज़मीनी खुदा कह सकते हैं, जो फ़िरौन बन चुके हैं। यानी कि आप ये किसी भी कहीं पर भी जाएंगे, आप बोलेंगे जी मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, अच्छा आप ये कर लें, आप ये कर लें, तो वो लोगों का जो फेथ है वो यहाँ पर डाइवर्ट हो रहा है। सो ये इट्स अ फैशन, मतलब लोगों ने अपना फैशन बना लिया। ये आपने जैसे कपड़ों की बात की है, तो ये फैशन में लोगों ने उन सब चीज़ों में ढाल लिया है, चाहे वो ज्वेलरीज हो या आपके कपड़े हों, बैग्स हों, जूते हों, व्हाटएवर कुछ भी हो, वो कहते हैं इट्स अ फैशन। उषा सॉरी, डिड यू कंप्लीट? जी जी जी। आई जस्ट वांट टू से कि देखिए पाकिस्तानी जो यूथ है वो थोड़ा सा नहीं सोच रहे, बट एज ओवरऑल पाकिस्तानी नेशन वी आर वेरी स्मार्ट एंड वी आर वेरी इंटेलिजेंट। मैं आपको एक किस्सा सुना रहा हूँ जिससे साबित करूंगा पाकिस्तानी कितने इंटेलिजेंट है। एक रॉकेट था, यूएस ने एक रॉकेट बनाया जो स्टार्ट नहीं हो रहा था, सब चीजें तैयारी थी, किसी को समझ नहीं आ रही रॉकेट स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा। तो पहले अमेरिकन को बुलाया, अब जो साइंटिस्ट थे अमेरिकन को बुलाया, तो उन्होंने चेक किया, उन्होंने बोला कि सब कुछ तो सही है, समझ नहीं आ रहा। फिर जापानीज साइंटिस्ट को बुलाया, ठीक है, उन्होंने भी चेक किया, उन्होंने बोला यार सब तो ठीक है, ये चल क्यों नहीं रहा। फिर इंडियन साइंटिस्ट को बुलाया, उन्होंने बोला सब चेक कर लिया, खोल लिया, 3 दिन गुजर गए, सब चेक कर लिया, ये मसला सॉल्व ही नहीं हो रहा, चल क्यों नहीं रहा। एक पाकिस्तानी वहां पे वर्कर था, उसने बोला जानी मैं ट्राई करूं। बोला तुम क्या साइंटिस्ट नहीं कर पाए, तुम क्या करोगे। बता पाकिस्तानियों में कर दूंगा, लेकिन मेरी शर्त सब बाहर जाएंगे। बोला ठीक है, मुझे 4 लोग दे दो। उन्होंने 4 लोग दे दिए। 15 मिनट बाद बाहर आ गया पाकिस्तानी, रॉकेट स्टार्ट करो, चेक कर लो। बोलते कैसे चेक कर लो। उन्होंने नहीं आप फायर मारो, आप स्टार्ट करो, चलेगा। उन्होंने चलो ठीक है, हमने फायर मारा, उन्होंने मतलब ये तो फायर माचिस वाला फायर नहीं, 1 2 3 T-5 4 3 किया, रॉकेट चल गया। सबने बोला पाकिस्तानी, तालियां होनी चाहिए। लेकिन आपको हमें राज बताना पड़ेगा कि आप पाकिस्तानी होके आपने कैसे स्टार्ट किया 15 मिनट में। उसने बोला ये सिंपल जुगाड़ है, मैं बताता हूँ कि जब हम पाकिस्तानी रोड पे हमारी बाइक में पेट्रोल खत्म हो जाता है, हम बाइक को टेढ़ी करते हैं, सीधा करते हैं, स्टार्ट करके चले जाते हैं। सेम चीज मैंने यहाँ पे की। ब्रेक का टाइम हो गया, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। टाइम हुआ जाता है दस्ती फैक्ट्स का। पहला फैक्ट आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। डिड यू नो जो म्यूजिक है उससे आपका जो ब्रेन डैमेज है वो रिपेयर होता है, प्लस आपकी जो लॉस्ट मेमोरीज है उसको भी वापस बुलाते हैं। यस, हाँ ऐसा है, मैंने सुना है। और देयर आर सम सर्टेन टाइप ऑफ साउंड वेव्स जो आपके दिमाग को अफेक्ट कर सकती हैं, तो मतलब पॉजिटिवली हील कर सकती हैं। इवन माइग्रेन का ट्रीटमेंट है ये। ओके, बट आई एम पासिंग द ट्रीटमेंट टू उर्शिया। थैंक यू। जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि अगर रात में आप लोग सो जाएं और आपको कहीं सुबह जाना है, तो मतलब अगर आप अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ में जल्दी पहुंचने के पंचुअल हैं, तो आपकी ऑटोमेटिकली 2 घंटे 3 घंटे आंख पहले खुल जाएगी। यस यस यस, बॉडी स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। प्लीज पास द बॉल टू सना। थैंक यू सो मच। मेरा भी रात से मुतल्लिक ही है। फैक्ट कहता है कि अगर आप रात को सो रहे हैं फिर भी आपको जो है वो पता चल जाता है, अगर आपके करीब कोई खड़ा है, आपको पता चल जाता है कि आपके करीब कोई खड़ा हुआ है। पता चल जाता है कोई खड़ा हुआ है, इसमें क्या
क्या फैक्ट है? फैक्ट है ना, ये भूल पता जाती चल हैं, जाता है। आप हाँ। नींद में है फिर भी आपको पता है आपके आसपास क्या हो रहा है, आपके जी। बराबर में कोई खड़ा है या नहीं खड़ा हुआ, मतलब ये- ऐसी कोई नींद नहीं होती। ये तब होता है जब आप कोई अननोन जगह सो रहे हो। नहीं, घर पे follow भी करो। ज्यादातर हो ही जाता है समटाइम। चलो हो तो होगा, आप क्या तब सो रहे हो, घर वाले खड़े हुए क्या कर रही है ये? प्लीज पास द बॉल। ओके, सो माय फैक्ट इज कि हम खवातीन जब लिपस्टिक्स यूज करती हैं तो आई एम श्योर बहुत सारी खवातीन इस चीज से अनअवेयर होंगी कि लिपस्टिक्स में मेजॉरिटी फिश स्केल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। मछली की जो स्केल्स उसके ऊपर जो खाल और जिल के ऊपर होते हैं ना, वो Okay. या दैट्स क्वाइट वियर्ड, यू नो। Yeah, that's Exactly. very good. Please pass the ball. टू यू। All right. Did you know? जी। जो लायन किंग है, एक बहुत ही फेमस फिल्म जो है, कार्टून्स कह सकते हैं, एनिमेटेड मूवी कह सकते हैं, उसका जो पहले नाम डिसाइड हुआ था वो था किंग ऑफ द जंगल। बट उनको रियलाइज हुआ कि जो शेर हैं, जो लायंस है, वो जंगल में रहते ही नहीं है, वो तो बाहर रहते हैं। ये समझ रहे हैं आप? हाँ, ओके। तभी लायन किंग कर दिया गया। आई एम पासिंग द बॉल टू सना। थैंक यू यूनस। अच्छा, मेरे पास जो फैक्ट है वो कहता है कि 90% जो लोग हैं वो जो मैसेजेस पे बात करते हैं वो रियल में बात कभी नहीं करते। नहीं समझे आप लोग? जी, ओके, जी, जी। 90% लोग जो हैं वो जो मैसेजेस में बात करते हैं ना जिस तरह हाँ, से, जिनको आदत हो जाती है। एग्जैक्टली वो रियल में वो बात आपके फेस पर कभी बात नहीं करते। शाय होते हैं। एग्जैक्टली शाय, yes, ऐसी ऐसी बातें मैसेजेस पे हो रही होती है लेकिन सामने नहीं कहते। कभी ये मैं दिखाएं आपको अपना बता रही इनबॉक्स? हूँ। नहीं, मैं बहुत शरीफ हूँ यूनस, मैं आपके इनबॉक्स की नहीं तो अपने मैंने इनबॉक्स की शराफत बात की कर बात ही नहीं की। प्लीज पास द बॉल। रही हूँ। अनम, ओके, सो माय फैक्ट इज कि आपको इस बारे में पता है कि जितने भी पोलर बियर्स होते हैं वो सब लेफ्ट हैंडेड होते हैं। ओके। अच्छा, Isn't it interesting? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। प्लीज पास द बॉल। To Arshia. थैंक यू। जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि विच कंट्री हैज फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट? मुझे पता है, मेरे यहाँ तक है। मेरे यहाँ तक है। मेरे यहाँ तक है। Coming, but I can't remember. क्या है? लक्समबर्ग। ओके, Ah, देखा, nice, nice, असल में nice. नाम ही इतना मुश्किल है, बंदा के यहाँ तक ही रखे तो यहाँ पता तक है। ही I have read it once, लेकिन मैं भूल गई ना। Yes, थोड़ा yes. complicated सा है। मैं आपको एक और फैक्ट बताने वाला हूँ। जी। द फैक्ट इज कि दस्ती फैक्ट्स का टाइम खत्म होता है, As Yes. always. सस्ती रिडल का टाइम शुरू होता है। आप लोगों से रिडल पूछी गई थी। जी। व्हाट इज ऑरेंज एंड साउंड्स लाइक पैरट? एनी गेसेस? Yeah, obviously it's carrot. Carrot. Everybody knows that. yes. Very good, very good. And the correct answer is by शबनम जी। इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, अपना प्राइज लीजिए। आप लोगों से महंगी रिडल मैं पूछूं? No, no, not at all. It's my turn, and I'm Alright. gonna ask to all of you. जी। So the riddle is कि ऐसा कौन सा fruit है which is insanely rich, जो बहुत अमीर है? खरबूजा। चाइना में तो बहुत ज्यादा अमीर है वो, बहुत महंगा होता है। Take A another fruit guess. that comes the word rich in it. ये हाँ, उसके मतलब Yes. अमीरी कुछ छलकती है उसके नाम में। सेब वैसे तो अमीरों की मैं निशानी ज्यादा टाइम कहते नहीं हैं। दूंगी, ये चीटिंग है। At least 10 seconds, 20 So seconds. house अंगूर शायद। नहीं, Sorry. नहीं, Okay. The word comes in it. या Yeah. मैंगो। Pumpkin. King. शायद, हाँ। नहीं, No. अच्छा। रिच। Okay, I'm चलो। starting the countdown. 10, 9, No 8, idea. 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. बता दे आप। A And cashew nut. Oh, CACHEW, cashew, which is highly rich. उसके नाम में कैश आ रहे हैं, तो Yes, क्यों yes, रिच नहीं होगा? 100 साल भी सोचती ना फिर भी मुझे ये नाम तो याद नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए मैंने इतनी मुश्किल चूज की। इसलिए पूछ लिया। ठीक है, आप लोगों से पूछ रहा हूं, फ्रांस की दुल्हन किस शहर को कहा जाता है? अगर आप इसका जवाब जानते तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए ना, अपना प्राइस लीजिए ना। सस्ती रिडल का भी टाइम खत्म होता है, जी। पोइट्री का टाइम शुरू होता है। अब बिल्कुल- बेहतरीन पोइट्री का टाइम शुरू होता है। जी जी, बेहतरीन पोइट्री का टाइम शुरू होता है। अ ब्यूटीफुल पोइट्री बाय ब्यूटीफुल होस्ट, यस उर्शिया हुसैन। थैंक यू यूनिस। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज भी मेरे पास खूबसूरत से आशार हैं, तो प्लीज मुलाहिजा कीजिएगा। इरशाद। सफर तन्हा नहीं करते, सुनो ऐसा नहीं करते। वाह वाह। जिसे शफाफ रखना हो उसे मैला नहीं करते। वाह हाय हाय हाय। तेरी आंखें इजाजत दें तो हम क्या क्या नहीं करते। वाह बहुत उजड़े हुए घर पर बहुत सोचा नहीं करते। वाह वाह वाह। वाह सफर जिसका मुकर्रर हो उसे रोका नहीं करते। वाह, सफर जिसका मुकर्रर हो उसे रोका नहीं करते। क्या बात है। जो मिलकर खुद से खो जाए उसे रुस्वा नहीं करते। वाह वाह वाह। वाह वाह वाह,
Beautiful, Urshia. Very beautiful and very deep words. बहुत खूबसूरत ये- अदायगी भी, आपने बड़ी प्यारी अदायगी। थैंक यू सना। और ऐसे जो अशार होते हैं बहुत ही खूबसूरत होते हैं, बहुत ही ज़्यादा डीप होते हैं। सो हमारे प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो गया। दीजिए हम सबको इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। Take care, peeps.